अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 9, 10 और 11 पे है। रूल 9 और 10 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये एलएलबी के पेपर्स में भी इंपॉर्टेंट हैं। इन पे बाकायदा एक सवाल आता होता है 20 नंबर का, ठीक है, अलग अलग। लेकिन क्योंकि हमने लॉ गेट के हवाले से करना है तो हमें इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बेरेक की लैंग्वेज में जो लिखा है हमें वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी तफसील में हम तब जाते अगर हम एलएलबी के लिए जो है तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफ़िकली लॉ गेट के लिए लेक्चर्स हैं। तो मैं सिर्फ इतना करवाऊंगी जितना लॉ गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। रूल 9 मिस जॉइंडर इस्तेमाल बेजा एंड नॉन जॉइंडर अदम इस्तेमाल के मुतल्लिक है। रूल 9 को रीड आउट और एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो दो टर्म्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिस पे ये रूल बेस्ड है और जिस पे इसकी हेडिंग भी बेस्ड है इस रूल की, उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्योंकि अगर आप लोगों को वो टर्म्स का नहीं पता होगा तो आप लोगों को ये रूल समझ नहीं आएगा। वो टर्म्स है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। सबसे पहली टर्म जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है मिस जॉइंडर, ठीक है। नाम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। मिस का मतलब होता है गलत या गलती से, ठीक है। जॉइंडर का वर्ड जॉइनिंग या जॉइन से निकला है, जिसका मतलब होता है मिलाना या शामिल करना, ठीक है। तो इसका जो मुकम्मल तर्जमा बनता है वो है गलती से शामिल होना, जिसको मैंने बोला था इस्तेमाल बेजा। इस्तेमाल का मतलब है शामिल होना, बेजा होता है ख्वामखा, बग़ैर किसी वजह के, ठीक है। तो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी काम के जब कोई किसी मुकदमे में शामिल होता है तो उसको हम कहते हैं इस्तेमाल बेजा या मिस जॉइंडर, ठीक है जी। अब इसकी जो तारीफ़ है वो कुछ यूँ बनती है कि जो कवायद, ठीक है, जो रूल्स हमें सीपीसी बताता है उस रूल के बरक्स, उसके अगेंस्ट अगर कोई पार्टी किसी मुकदमे में शामिल की जाती है या शामिल होती है तो हम कहते हैं जी ये मिस जॉइंडर है, ये गलती से शामिल हुआ है, ये इस्तेमाल बेजा है। अगली टर्म है जी नॉन जॉइंडर अदम इस्तेमाल। नॉन का मतलब होता है नहीं। अदम को जब हम मज़ीद आसान उर्दू में पेश करते हैं तो उसका मतलब होता है मौजूद ना होना। जॉइंडर का मतलब है शामिल, ठीक है। तो किसी मुकदमे में शामिल ना होना, मौजूद ना होना। ऐसी पार्टी जिसका किसी मुकदमे में शामिल होना ज़रूरी भी हो, मुनासिब भी हो, लेकिन उसे किसी मुकदमे में शामिल ना किया जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये नॉन जॉइंडर है, ये उस मुकदमे में शामिल नहीं है, लेकिन ये पार्टी मुनासिब और ज़रूरी है मुकदमे के लिए। किसी भी शख्स के ज़हन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर ये दोनों टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सूट में, ठीक है, और अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है जो इसके बरक्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है, तो फिर क्या मुकदमे पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो उस बात का जवाब हमें रूल नंबर 9 देता है। नंबर 9 कहता है नो सूट, कोई मुकदमा शैल बी डिफीटेड, रोका नहीं जाएगा। डिफीटेड का मतलब वैसे तो होता है शिकस्त देना, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी उर्दू रोकना करनी है। बाय रीज़न वजह से ऑफ द मिस जॉइंडर इस्तेमाल बेजा की और नॉन जॉइंडर अदम इस्तेमाल की ऑफ पार्टीज़ फ्री कैन के। तो ये हमें कहता है कि कोई भी मुकदमा इस्तेमाल बेजा या अदम इस्तेमाल जो पार्टीज़ की तरफ से होता है उसकी वजह से कोई भी मुकदमा रोका नहीं जाएगा, बातिल नहीं होगा, ठीक है। उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। पहले हिस्से में या पहली लाइन में हमें ये बयान कर दिया गया कि किसी भी मुकदमे पे मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब हमें ये बता दिया गया है कि अदालत की क्या ज़िम्मेदारी है ऐसी सिचुएशन में। एंड और द कोर्ट, अदालत में इन एवरी सूट, हर मुकदमे में, डील विद द मैटर, मामले के साथ पेश आएगी। इन कंट्रोवर्सी, जो मुतनाज़ होगा, ऐसा मामला जो मुतनाज़ होगा उसके साथ अदालत पेश आएगी। सो फॉर एज, उसी हद तक, रिगार्ड्स द राइट, जहाँ तक बात है हकूकी, एंड इंटरेस्ट और मुफादात की, ऑफ द पार्टीज फ्री कैन के, एक्चुअली बिफोर इट, जो उसके रूबरू होते हैं। रूल 9 में दो बातें हैं, एक तो इस्तेमाल बेजा और अदम इस्तेमाल का कोई इफेक्ट नहीं है किसी भी सूट पे। दूसरा, अगर कोई ऐसा मुकदमा आ जाता है अदालत के पास तो हर मुकदमे में, ठीक है, ये याद रखना, एवरी सूट में जो अदालत है मुतनाज़ मामले को, जो पार्टीज़ उसके रूबरू हैं, ठीक है, जो उसके सामने हैं, उनके मफादात और उनके हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए निपटाएगी, ठीक है। वो पार्टी जो शामिल नहीं है उसको मद्देनज़र नहीं रखना, जो उसके सामने पेश हैं, जो उसके सामने शामिल हैं, उनके हकूक़ को, उनके मफादात को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करेगी, वो सूट को निपटा देगी। नेक्स्ट है रूल 10 सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। सब रूल 1 है वेयर, जहां अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड, मुकदमा दायर किया गया हो, इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत शख्स के नाम पे, एज प्लेंटिफ, मुद्दई के तौर पे, और वेयर, और जहां इट इज़ डाउटफुल, और जहां ये शक व शुबा हो, वेदर
بے شک یا آیا. اٹ ہیز بین انسٹیٹیوٹیڈ یہ دائر کیا گیا ہے ان دی نیم آف دی رائٹ پلینٹف صحیح مدعی کے نام پہ. دا کورٹ عدالت میں ایٹ اینی اسٹیج کسی بھی مرحلے پہ آف سوٹ مقدمے کے کسی بھی مرحلے پہ عدالت اف سیٹسفائڈ اگر مطمئن ہوتی ہے ڈیٹ کہ دا سوٹ ہیز بین انسٹیٹیوٹیڈ مقدمہ دائر کیا گیا ہے تھرو سے اے بونافائڈ مسٹیک نیک نیتی کی غلطی سے اینڈ اور ڈیٹ کہ اٹ از نیسیسری یہ ضروری تھا فار دی ڈٹرمینیشن جاننے کے لیے آف دی ریئل میٹر اصلی معاملے کو ان ڈسپیوٹ متنازع میں سو تو ٹو ڈو وہ کرے گی آرڈر حکم اینی ادر پرسن کسی دوسرے شخص کو ٹو بی سبسٹیٹیوٹیڈ اور ایڈڈ ایز پلانٹف اپون پر سچ ٹرمز ایسی شرائط پر ایز دا کورٹ تھنکس جسٹ جو عدالت کو صحیح لگیں گی. رول 1 کہتا ہے کہ جہاں کوئی مقدمہ کسی ایسے شخص کے نام سے کیا جائے گا جو مدعی صحیح نہیں ہوگا یا ہمیں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ صحیح مدعی کے نام سے آیا دائر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے غلطی سے ہوا ہے یہ جو بھی کام ہوا ہے یہ نیک نیتی کی غلطی سے ہوا ہے یا معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے یہ ضروری ہے تو مقدمے کے کسی بھی مرحلے پہ ان شرطوں پہ جو عدالت کو انصاف پہ مبنی لگتی ہیں ان شرطوں پہ عدالت کسی بھی فریق کو اس مقدمے میں شامل ہونے کا حکم بھی دے سکتی ہے یا اس کو باہر نکالنے کا یعنی کہ سبسٹیٹیوٹ تبدیل کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے. نیکسٹ ہے سب رول 2 کورٹ میں اسٹرائک آؤٹ اور ایڈ پارٹیز عدالت کسی بھی فریق کو مقدمے میں شامل بھی کر سکتی ہے اور اس کو نکال بھی سکتی ہے. 2 کو پڑھتے ہوئے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے کہ کون سے مرحلے پہ عدالت کسی پارٹی کو کسی مقدمے سے اسٹرائک آؤٹ کر سکتی ہے باہر نکال سکتی ہے اور اس کے لیے اپلیکیشن ضروری ہے کہ نہیں ہے. دوسرا جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کون سے مرحلے پہ عدالت کسی پارٹی کو ایڈ ان کر سکتی ہے مقدمے میں ٹھیک ہے اس کی کیا جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں. ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے تو کورٹ عدالت میں ایٹ اینی اسٹیج کسی بھی مرحلے پہ آف دی پروسیڈنگ کاروائی کے ایدر اپون بے شک کہنے پہ اور وداؤٹ اور بنا دا ایپلیکیشن درخواست آف دی ایدر پارٹی کسی بھی پارٹی کے اینڈ اور آن سچ ٹرمز اور ان شرائط پہ ایز میں اپیئر ٹو دی کورٹ جو عدالت کو ظاہر ہو جاتی ہیں ٹو بی جسٹ انصاف پہ مبنی آرڈر حکم دے سکتی ہے ڈیٹ کہ دا نیم آف اینی پارٹی کسی بھی فریق کا نام امپراپرلی جوائنڈ جس نے غیر مناسب طریقے سے مقدمے کو جوائن کیا ہوتا ہے شامل ہوا ہوتا ہے غیر مناسب طریقے سے ویدر بے شک ایز پلانٹف بے شک وہ مدعی کے طور پہ ہو اور ڈیفینڈنٹ یا مدعا علیہ کے طور پہ ہو اسٹرک آؤٹ خارج کیا جائے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عدالت کو یہ ظاہر ہو جائے کہ جو ایک شخص ہے چاہے وہ ڈیفینڈنٹ کے طور پہ ہے چاہے وہ پلانٹف کے طور پہ ہے کسی مقدمے میں غیر مناسب طور پہ آیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کارروائی کے کسی بھی مرحلے پہ چاہے اپلیکیشن پارٹی نے دی ہے یا نہیں دی ہے وہ کیا کرے گی وہ ایسے شخص کو مقدمے سے خارج کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اینڈ اور ڈیٹ کہ دا نیم آف اینی پرسن کسی شخص کا نام ہو آؤٹ ٹو ہیو بین جوائنڈ جس کو شامل کرنا چاہیے تھا یا جس کو شامل ہونا چاہیے تھا مقدمے میں ویدر بے شک ایز پلانٹف مدعی کے طور پہ اور ڈیفینڈنٹ مدعا علیہ کے طور پہ اور ہوز پریزنس اور جس کی حاضری بیفور دی کورٹ عدالت کے سامنے میں نیسیسری ضروری تھی ان آرڈر حوالے سے ٹو انیبل دا کورٹ کام کے حوالے سے ایفیکچولی مؤثر طور پہ اینڈ کمپلیٹلی اور مکمل طور پہ ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپون ٹھیک ہے فیصلے کو مکمل طور پہ سر انجام دینے کے حوالے سے اینڈ سیٹل آل دا کوسچن انوالوڈ ان دی سوٹ اور ان تمام سوالات کو بخوبی انجام دینے کے جو مقدمے میں شامل ہیں بی ایڈڈ اس کو شامل کیا جانا چاہیے تھا. ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو خارج کب کیا جائے گا کسی مقدمے میں سے. اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی پارٹی کو ایڈ کب کیا جائے گا ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جس کا کسی مقدمے میں ڈیفینڈنٹ یا پلانٹف کے طور پہ شامل ہونا ضروری تھا ٹھیک ہے وہ شامل نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جس کا عدالت کے سامنے پیش ہونا ضروری تھا تاکہ عدالت جو متنازع معاملات ہیں اس پہ اچھے طریقے سے مؤثر طریقے سے غور و فکر کر سکے اور پھر اس متنازع معاملات میں اپنا فیصلہ سنا سکے. ایسی صورتحال میں عدالت اس شخص کو جس کا شامل ہونا ضروری تھا یا جس کا پیش ہونا ضروری ہے اس کو ایڈ کرنے کا مقدمے میں حکم دے سکتی ہے. نیکسٹ ہے سب رول 3 اور سب رول 3 ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو ڈسیبل ہوتے ہیں جو مائنر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا مقدمہ بغیر کسی نیکسٹ فرینڈ کے یعنی کہ کسی فریق کے اپنا دوست فریق کے نہیں دائر ہو سکتا یہ ان کی بات ہو رہی ہے.
नो पर्सन शैल बी एडेड, कोई भी शख्स शामिल नहीं किया जा सकता एज अ प्लेंटिफ मुद्दई के तौर पे सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है, अपने किसी साथी के बिना मुकदमा दायर नहीं कर सकता। और एज द नेक्स्ट फ्रेंड, और कोई भी शख्स किसी मुकदमे में साथी के तौर पे शामिल नहीं हो सकता ऑफ अ प्लेंटिफ मुद्दई के अंडर एनी डिसेबिलिटी, जो किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर हो, ठीक है, विदाउट हिज कॉन्सेंट, मुद्दई की इजाज़त के साथ। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई बंदा डिसेबल है, ठीक है, या वो माइनर है, तो उसको चाहिए कि वो नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए अपने किसी दोस्त या रफ़ीक के ज़रिए मुकदमा दायर करे। और अगर कोई मुकदमा दायर कर दिया है किसी ने, जो बंदा डिसेबल है, और उस मुकदमे में कोई कहता है कि मुझे इसका रफ़ीक बना लिया जाए, ठीक है, एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऐड कर लिया जाए, तो तब तक वो शामिल नहीं हो सकता जब तक उस डिसेबल पर्सन की रजामंदी ना हो। नेक्स्ट है सब रूल 4, वेयर डिफेंडेंट एडिड, जहाँ कहीं मुद्दा अले शामिल हो जाएगा, प्लान टू बी अमेंडेड, जो अर्जी दावा है उसको तरमीम करना पड़ेगा। तो हमें ये बताता है कि जहाँ कहीं भी डिफेंडेंट ऐड हो जाएगा हमारे किसी मुकदमे में, तो जो अर्जी दावा हमने की होगी उसमें तरमीम करनी पड़ेगी हमें। वेयर, जहाँ आ डिफेंडेंट इज़ एडिड, कोई मुद्दा अले शामिल होगा किसी मुकदमे में, द प्लान शैल बी अमेंडेड, तो जो अर्जी दावा है उसको में तरमीम की जाएगी, उसको तरमीम किया जाएगा, इन सच मैनर, उस तरीके से, एज़ में बी नेसेसरी, जो ज़रूरी होगा, एंड और अमेंडेड कॉपीज़ ऑफ द समन्स, और जो तामील की नकूल हैं, एंड ऑफ द प्लांट, और अर्जी दावा की जो कॉपीज़ हैं, जो नकूल हैं, शैल बी सर्व्ड ऑन दी न्यू डिफेंडेंट, और जो ये जो कॉपीज़ हैं ये नए शामिल होने वाले मुद्दा अले को भिजवा दी जाएंगी। एंड और इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट मुनासिब समझे, ऑन दी ओरिजिनल डिफेंडेंट, तो पहले जो मौजूद डिफेंडेंट्स थे, ठीक है, उनको भी भिजवा दी जाएंगी। और इसमें एक लाइन नहीं पढ़ी मैंने, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, सिवाय इसके कि अदालत इसके बरक्स कोई हुक्म जारी ना कर दे। किसके बरक्स? ये इसी के बरक्स जो अमेंडमेंट होनी है अर्जी दावा में। ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं ना साथ, तो वो जो पिछली लाइन है उसका अगली लाइन के साथ हमें कनेक्शन समझ नहीं आता, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए फिर ये लाइन मैंने लास्ट में पढ़ी है। तो ये जो सब रूल है ये हमें बताता है कि अगर किसी मुकदमे में कोई डिफेंडेंट नया ऐड हो जाता है तो अर्जी दावा में हमने क्या करना है, हमने तरमीम करनी है। अगर तो अदालत कह देती है कि भाई ना करो, फिर तो हम नहीं करते, ठीक है, कोई बरअक्स ऑर्डर आ जाता है अदालत का, फिर ठीक है। लेकिन अगर अदालत का कोई बरअक्स ऑर्डर नहीं आता तो क्या करना है, हमने उसमें तरमीम करनी है अर्जी दावा में, और उसकी जो कॉपीज़ हैं वो आने वाले नए डिफेंडेंट को भी भिजवानी है। और अगर अदालत ठीक समझे तो हमने जो पहले वाले डिफेंडेंट है उसको भी भिजवा देनी है। नेक्स्ट है सब रूल 5, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 सेक्शन 22। लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 22 के मुताबिक जो उसमें बयान की गई हैं दफ़ात, उनके मुताबिक द प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडिड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। रूल 5 कहता है कि अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22, अगर कोई शख्स एज अ डिफेंडेंट किसी मुकदमे में शामिल हुआ है और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले हमें उसको समन भेजना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू करनी है। समन भेजे बिना हमने कार्रवाई शुरू नहीं करनी, यानी कि उसको इतला दिए बिना उस पर कार्रवाई हमने शुरू नहीं करनी। नेक्स्ट है रूल 11, कंडक्ट ऑफ सूट, मुकदमे की पैरवी। द कोर्ट, अदालत में गिव द कंडक्ट ऑफ सूट, मुकदमे की पैरवी का हक दे सकती है टू सच पर्सन, उस शख्स को, एज इट डीम्स प्रॉपर, जो उसको मुनासिब लगता है, यानी कि अदालत मुकदमे की पैरवी का हुक्म उस शख्स को दे सकती है जो उसको मुनासिब लगता है। रूल 11 में 15 अगस्त 2018 को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अमेंडमेंट की गई थी। वो अमेंडमेंट क्या है? द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पार्टी एज इट डीम्स प्रॉपर फॉर एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन ऑफ द सूट। ठीक है, जो पहले था उसमें हमें ये नहीं बताया गया था कि कौन से मरहले पे जो अदालत है वो पार्टी को इख्तियार देगी मुकदमे की पैरवी का। इसमें हमें जो अमेंडमेंट है वो हमें बताती है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू। ठीक है, फिर दूसरा हमें मकसद नहीं बताया गया था। अमेंडमेंट हमें मकसद बताती है फॉर एक्सपीडिशियस, तेज़ी से, एडजुडिकेशन, फैसला, ऑफ द सूट, मुकदमे का, ताकि जो फैसला है मुकदमे का वो जल्दी से हो सके। ठीक है, उसके लिए जो अदालत फ्रेमिंग ऑफ इशू के टाइम पे मुकदमे की पैरवी का हक मुनासिब फ्री को, जिसको वो मुनासिब समझेगी, उसको दे देगी। ये थी पंजाब की अमेंडमेंट। लॉ गेट MCQs को लेके बात की जाए तो 10(2) इम्पॉर्टेंट है, 11 रूल भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों रूल इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने गौर से पढ़ना है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर,
اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا.